गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेपर सेकंड राजस्थान की ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किया था परिवहन का। राजस्थान में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। जिसमें पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था राजस्थान के अंदर सड़क मार्ग को, रेल मार्ग को। इसके बाद इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं अब राजस्थान के अंदर जो परिवहन का तीसरा साधन है उसके बारे में, जिसका नाम है वायु मार्ग। एयर रूट्स के बारे में बात कर रही हैं। राजस्थान के अंदर शुरुआत की बात की है तो जुलाई 1950 में राजस्थान के अंदर दो वायु सेवाएं कंपनी जो थी वो राजस्थान को वायु सेवाएं दे रही थी। यानी कि 1950 के अंदर जुलाई में राजस्थान के अंदर दो कंपनियां वायु सेवाएं दे रही थी राजस्थान को, जिसमें एक कंपनी जो है उसका नाम था पहली जो कंपनी थी उसका नाम था एयर इंडिया, जो राजस्थान के अंदर सेवाएं प्रदान कर रही थी। ये जो कंपनी थी ये मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली मार्ग के ऊपर अपनी सेवाओं को प्रदान कर रही थी एयर इंडिया कंपनी। और इसके बाद जो दूसरी कंपनी थी ये थी इंडियन नेशनल एयरवेज। इंडियन नेशनल एयरवेज जो कंपनी थी ये जो राजस्थान के अंदर सेवाएं दे रही थी दिल्ली से जोधपुर और जोधपुर से कराची पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे इन कंपनियों के द्वारा राजस्थान के अंदर सेवाएं दी जा रही थी। और ये दो कंपनियां हैं जो राजस्थान के अंदर कार्य कर रही थी, वर्किंग थी, राजस्थान को सेवाएं प्रदान कर रही थी। पहली कंपनी थी एयर इंडिया, जो बम्बई से शुरू होकर के अहमदाबाद, जयपुर होते हुए दिल्ली तक सेवाएं प्रदान कर रही थी। और दूसरी जो कंपनी थी वो थी इंडियन नेशनल एयरवेज, जो दिल्ली से शुरू होकर के जयपुर जोधपुर होते हुए कराची तक अपनी सेवाएं यहाँ पर प्रदान कर रही थी। तो इस तरीके से इनके द्वारा ये सेवाएं दी जा रही थी और ये दो कंपनियां ही यहाँ पर राजस्थान के अंदर कार्य कर रही थी। 1 अगस्त 1953 के अंदर, यानी कि 1 अगस्त 1953 के अंदर वायु परिवहन, जो राजस्थान के अंदर वायु परिवहन की सेवाएं थी, इनको नेशनलाइज किया गया, यानी कि इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 अगस्त 1953 को। और वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान राज्य के अंदर कुल 8 एयरपोर्ट और 18 हवाई पट्टियां यहाँ पर वर्किंग हैं, विकसित की गई हैं। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर वर्तमान समय के अंदर टोटल एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी संख्या 8 है, जबकि
एयर ट्रैक्स की जो बात की जाए, जो हवाई पट्टियों की बात की जाए, तो उनकी संख्या यहाँ पर 18 है। वर्तमान समय में राजस्थान राज्य के अंदर जो कुल एयरपोर्ट हैं, हवाई अड्डे जिनको बोला जाता है, इनकी संख्या राजस्थान के अंदर 8 है, जबकि हवाई पट्टियां जो हैं उनकी संख्या राजस्थान राज्य के अंदर कितनी है? 18 है। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर वर्तमान समय में ये स्थिति है। और यहाँ पे 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान के अंदर सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई, यानी कि नागर विमानन विभाग की स्थापना यहाँ पर की गई थी 2006 के अंदर। देश के अंदर जो घरेलू विमान सेवाएं हैं उनको इंडियन एयरलाइंस और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं का जो संचालन है वो एयर इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगस्त 2007 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्ज कर दिया गया, दोनों को आपस में मिला दिया गया, विलय किया गया, और इससे नई विमान कंपनी जो है नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को गठित किया गया। तो अगस्त 2007 के अंदर इन दोनों कंपनियों को मिलाया गया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, और इन दोनों को मिला करके नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को गठित किया गया था। राजस्थान के अंदर जो हवाई अड्डे हैं उनकी बात की जाए तो राजस्थान में जैसे हमने बात की थी कि 8 हवाई अड्डे हैं। एयरपोर्ट जिनको बोला जाता है, तो राजस्थान के अंदर 8 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर का जो हवाई अड्डा है कौन सा? सांगानेर एयरपोर्ट। ये जयपुर का हवाई अड्डा सांगानेर एयरपोर्ट जो भारत का 14th नंबर यानी कि 14वें नंबर पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डेवलप हुआ था भारत देश का, और जयपुर में राजधानी में सांगानेर एयरपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद दूसरा हवाई अड्डा जो है वो है उदयपुर का। दूसरा हवाई अड्डा जिसे उदयपुर जिले के अंदर स्थापित किया गया था, जिसे डबोक एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का 16वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि 16th नंबर ऑफ इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि 16वें नंबर पर भारत का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो उदयपुर के डबोक के अंदर है, जिसे डबोक एयरपोर्ट यानी कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जोधपुर जिले के अंदर, ये रातानाडा एयरपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है, जो देश का सामरिक दृष्टि से यानी कि सुरक्षा के आधार पर एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डा सुरक्षा के आधार पर एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, जो जोधपुर के रातानाडा एयरपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोटा जिले के अंदर, जिसे
कोटा एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। यानी कि कोटा एयरपोर्ट कोटा जिले के अंदर है, जो राजस्थान का घरेलू उड़ानों के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डे के रूप में है। इसके बाद नेक्स्ट है जैसलमेर जिले के अंदर इसे सिविल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर जिले के अंदर इसकी स्थिति है, इसे सिविल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अजमेर के अंदर निर्माणाधीन है, यानी कि प्रस्तावित है और यहाँ अभी कार्य चल रहा है अजमेर जिले के अंदर। और इसके साथ ही बाड़मेर के अंदर एक और हवाई अड्डा है। बाड़मेर जिले में राजस्थान का एक और हवाई अड्डा जो बाड़मेर जिले के अंदर है, जिसे नाम दिया गया है उत्तरलाई हवाई अड्डा के नाम से। उत्तरलाई एयरपोर्ट जो बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। तो ये हवाई अड्डे हैं जो राजस्थान के अंदर स्थित हैं, जिन्हें नाम दिया गया है सांगर एयरपोर्ट जयपुर के अंदर, डबोक एयरपोर्ट जिसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से भी बोला जाता है, ये उदयपुर के अंदर है। और ये दोनों ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। सांगर एयरपोर्ट और डबोक एयरपोर्ट जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, ये दोनों ही भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यहाँ से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स भी चलती हैं, यहाँ से अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज भी आते जाते हैं इन दोनों एयरपोर्ट से। ये 14वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। और डबोक महाराणा प्रताप जो है ये राजस्थान का हवाई अड्डा जो देश का 16वें नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप हुआ है। तो ये दोनों एयरपोर्ट राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित हुए हैं। इसके बाद रातानाडा जो एयरफोर्स के लिए यानी कि भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, सामरिक महत्व है इसका, जोधपुर जिले के अंदर है, जिसे रातानाडा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कोटा जिले के अंदर कोटा एयरपोर्ट, जैसलमेर जिले के अंदर सिविल एयरपोर्ट, अजमेर के अंदर निर्माणाधीन है, अभी प्रोसेस कंटिन्यू है, यानी कि यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है। और बाड़मेर जिले के अंदर उत्तरलाई एयरपोर्ट, ये महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं राजस्थान के अंदर जो डेवलप हुए हैं। राजस्थान के वर्तमान समय की बात की जाए तो राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्रों के अंदर भी एयरपोर्ट को डेवलप करने की योजनाएं कार्य कर रही हैं, योजनाएं संचालित हैं, जिससे राजस्थान के अंदर वायु मार्ग की और अधिक विकसित अवस्था बन पाएगी। उनके अलावा कुछ अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत हवाई अड्डे भी हैं, और ये भूमिगत हवाई अड्डे बीकानेर जिले में नाल क्षेत्र के अंदर और सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर इन भूमिगत हवाई अड्डों की स्थिति राजस्थान राज्य के अंदर है। ये जो तीन एयरपोर्ट हैं, जयपुर, उदयपुर और कोटा एयरपोर्ट, ये तीनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके तहत आते हैं। और बाकी के जो 5 एयरपोर्ट हैं ये इंडियन एयरफोर्स के अंदर में आते हैं। बीकानेर, जोधपुर, सूरतगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर ये भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट के रूप में डेवलप हुए हैं, जबकि जयपुर, कोटा और उदयपुर एयरपोर्ट जो है राजस्थान के अंदर ये मुख्य रूप से किसके अंदर में आते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर में ये कार्य कर रहे हैं। 18 हवाई पट्टियां जो राजस्थान के अंदर है, इनमें से 2 हवाई पट्टियां काकरोली और पिलानी इनमें जेके बिरला ग्रुप की हैं, और 16 हवाई पट्टियां जो हैं ये राजस्थान सरकार के अधीन हैं, राजस्थान सरकार के अधीन ये कार्य कर रही है। बीकानेर जो हवाई अड्डा है ये भारत के सबसे बेस्ट हवाई अड्डों में से एक है सुरक्षा के आधार पर। जोधपुर अंतरराष्ट्रीय महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व का भी है, और यहाँ पे ट्रेनिंग का भी काम किया जाता है एयरफोर्स के लिए।
एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने का कार्य भी इस हवाई अड्डे से किया जाता है। राजस्थान के अंदर सड़कों का श्रेष्ठ प्रबंधन, उनका अतिक्रमण रोकने का कार्य और राष्ट्रीय मार्गों के साथ साथ पट्टियों के विकास के लिए, पट्टी का विकास के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान हाईवे अधिनियम 1994 को पास किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है। यह अधिनियम को पारित किया है 1994 में। राजस्थान के परिवहन साधनों के अंदर जो वर्तमान प्रगति है, इसको देखते हुए ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर भविष्य की जो विकास की संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर अभी भी बाकी है। और क्योंकि राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें औद्योगिक इंडस्ट्रीज डेवलप की जा रही है। जैसे हम बात करें राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर के अंदर पेट्रोलियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में रिफाइनरी लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो ऐसी सारी स्थिति होने के बाद राजस्थान के अंदर परिवहन के साधनों को यदि विकसित नहीं किया गया तो राजस्थान के अंदर जो उद्योगों से संबंधित संभावनाएं हैं इन फ्यूचर वो सारी की सारी बेकार हो जाएंगी, प्रभावी रूप में लागू नहीं हो पाएंगी। तो उन सब का महत्व और उनके उपयोग के आधार पर राजस्थान में परिवहन की जो स्थिति है उसको विकसित किया जाना बहुत अधिक आवश्यकता है। राजस्थान के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाएं हुई है, कृषि का उत्पादन है, खनिज संसाधनों के बढ़ता हुआ उपयोग है और राजस्थान का जो विकास है, इन सभी के कारण परिवहन के साधनों की जो आवश्यकता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के जो फॉर्म्स हैं उनको डेवलप किया जाना या इनकी जो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है राजस्थान राज्य के विकास के संबंध में। राजस्थान राज्य के लोगों के लिए रोजगार की उपलब्धता इस क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक है, उद्योगों की संभावनाएं हैं। तो इस तरीके की स्थितियां हैं जिनके कारण ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में अभी भी भविष्य के विकास की जो संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक बाकी हैं, जिनकी पूर्ति के लिए राजस्थान के अंदर परिवहन के साधनों की आवश्यकता बहुत अधिक है, इनको विकसित किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। और इन सबके पूर्ण किए जाने पर ही राजस्थान राज्य की जो विकास की योजनाएं हैं ये सभी सक्सेसफुल हो पाएंगी, सफलता प्राप्त कर पाएंगी। और जब ये योजनाएं सफलता प्राप्त करेंगी उसके बाद ही राजस्थान राज्य क्या होगा, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेगा, लगातार आगे बढ़ सकेगा राजस्थान राज्य। तो ये बात थी अपनी राजस्थान की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इसी के साथ दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारा ट्रेड का, व्यापार का। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में। ये टॉपिक जो है हालांकि बड़े क्वेश्चंस के लिए नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस को छोटे क्वेश्चंस में और शॉर्ट नोट्स के अंदर इनको डाल दिया जाता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंस उनकी उतनी ही है जितने बड़े क्वेश्चंस की है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस भी उनके बराबर ही है। इस सीरीज में हम आगे बात कर रहे हैं राजस्थान में ट्रेड स्थिति यानी कि व्यापार के बारे में। ट्रेड व्यापार की बात करें, किसी भी प्रदेश की जो आर्थिक संपन्नता है वो उसके अन्य प्रदेशों के साथ होने वाले व्यापार की प्रगति और उसकी व्यापार की जो मात्रा है इन दोनों के द्वारा मापी जा सकती है। इसको सभी प्रदेश अपनी आवश्यकता और सभी प्रदेश जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपनी आवश्यकताओं के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है सभी प्रदेशों के द्वारा उनका उत्पादन किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं जो
सभी प्रदेशों के अंदर आसानी से उपलब्ध नहीं होते, चाहे ये वस्तुओं का प्रोडक्शन हो, कृषि का प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रीज के रूप में हो, या मिनरल्स यानी कि खनिजों से संबंधित कोई भी पार्ट हो। और आर्थिक मूल्य के लिए चाहे कोई अन्य पदार्थ हो, तो किसी भी प्रदेश के अंदर इन सभी का प्रोडक्शन किया जाना, इन सब की प्राप्ति की जानी उतना अधिक संभव नहीं है। वस्तुओं का और सेवाओं का जो लेन देन होता है इसी को व्यापार कहा जाता है। यानी कि व्यापार क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन होता है इसको व्यापार के नाम से जाना जाता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप में व्यापार क्या होता है कि कीमत लेकर के दूसरों को उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं बेचना और उनकी सेवा करना, इस तरीके से जीविका उपार्जन करना, ये व्यापार कहलाता है। यानी कि जैसे बाजार में होता है कि हमें जो वस्तु की आवश्यकता है उसकी कीमत चुका करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, कुछ सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है इसी को नाम दिया जाता है ट्रेड, यानी कि व्यापार कहा जाता है। इसी तरीके से राज्य और जो प्रदेश होते हैं ये व्यापार के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते हैं और सरप्लस होने पर, यानी कि किसी चीज का प्रोडक्शन राजस्थान जैसे किसी भी क्षेत्र के अंदर ज्यादा होता है तो जो आधिक्य वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे गेहूं की बात आई, गेहूं का प्रोडक्शन यदि राजस्थान में जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हो रहा है तो उसको अधिक वाला जो भाग है उसको दूसरे राज्यों की ओर भेज दिया जाता है, दूसरे राज्यों में उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि राजस्थान सरकार को उससे आमदनी की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से वस्तुओं को और सेवाओं को आपसी लेन देन जो होता है उसके द्वारा प्राप्त होने वाली जो कीमत है, कीमत के बदले में सेवाएं प्राप्त करना, वस्तुओं को प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और इससे आर्थिक विकास की समृद्धि प्राप्त होती है। आर्थिक विकास में व्यापार को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। समाज का जो विकास होता है उसके साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ जाती हैं और स्वावलंबता जो है वो लगातार समाप्त होती जाती है। जब एक राज्य दूसरे राज्य से माल की डिमांड करता है, माल मंगाता है, तो उसे इंपोर्ट बोला जाता है। यानी कि जैसे हम कहेंगे राजस्थान राज्य को कोयले की आवश्यकता है तो हम झारखंड से कोयला मंगा रहे हैं, जहाँ पे कोयला अधिक प्रोडक्शन होता है तो हम मंगा रहे हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंपोर्ट करना, यानी कि आयात करना। और राजस्थान के अंदर किसी फसल की प्राप्ति अधिक हुई है, उसका प्रोडक्शन अधिक हुआ है, तो हमें जितनी आवश्यकता है उसके बाद का जो भाग है उसको हम किसी अन्य राज्य को जब भेज रहे हैं तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात करना। तो सामान्य से शब्द है इंपोर्ट यानी कि हम मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट यानी कि हम भेज रहे हैं। दो प्रोसेस है, आयात और निर्यात। जब एक राज्य एक दूसरे राज्य से डिमांड करता है, माल मंगाता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है आयात करना। और जब एक राज्य अपनी सीमा से, अपनी बॉर्डर से दूसरे राज्य के अंदर माल को भेज रहा है तो उसे कहा जाता है निर्यात करना। आधुनिक समय में विज्ञान के आविष्कार और संदेशवाहन के साधनों की जो प्रगति है इनके द्वारा व्यापार के क्षेत्र को भी बहुत अधिक मात्रा इसकी बढ़ा दी गई है। राजस्थान के अंदर जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं इसमें सभी क्षेत्रों में विकास कार्य किए गए हैं। राज्य के अंदर कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, औद्योगिकरण की दिशा में लगातार कदम जो डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं उनको अपनाया गया है। रेल मार्ग और सड़कों को समुचित रूप से इनका विकास किया गया है और इस तरीके का जो प्रभाव है वो जनजीवन के सभी तत्वों के ऊपर, सभी पहलुओं के ऊपर लगातार बढ़ा है। तो इस तरीके से राजस्थान गैर विकसित राज्य से विकासशील अवस्था के अंदर पहुंच गया है और टेक ऑफ पॉइंट की स्थिति में है, यानी कि स्वयं स्फूर्त बिंदु के ऊपर राजस्थान राज्य की स्थिति पहुंच गई है। इससे
व्यापार में भी लगातार प्रोग्रेस होना नॉर्मल सी प्रोसेस है। तो इस तरीके से राजस्थान राज्य क्या है कि कृषि प्रधान राज्य है, इसके बाद भी इसके व्यापार में मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंधित जो उत्पाद हैं उनकी अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। कृषि और उससे अधिक मात्रा में जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर उत्पादित करके अन्य राज्यों को भेजा जाता है और ये एक प्रोसेस है व्यापार की। इनके अलावा राजस्थान के अंदर उपलब्ध खनिज पदार्थ है, वनस्पति पदार्थ है, हैंडमेड या हैंडलूम्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, भेड़ बकरी, कंटिन्यू कर रहा है। तो राजस्थान राज्य से खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, हैंडीक्राफ्ट, भेड़ बकरी, बैल, इन सभी की स्थिति जो है व्यापार के आधार पर एक महत्वपूर्ण स्थिति के रूप में है। राजस्थान का निर्यात जो किया जाता है वो केवल इंटर स्टेट शिपिंग कंडीशन तक ही नहीं है, यानी अंतर्राज्यीय क्षेत्रों तक ही राजस्थान का निर्यात जो व्यापार है ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों को भी अपने उत्पादों का निर्यात राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद हैं उनमें मुख्य रूप से जवाहरात और आभूषणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो निर्यात किए जाने वाले जो कुल मूल्य है उसका लगभग 37% इन वस्तुओं से ही निर्मित होता है। अन्य वस्तुएं जो राजस्थान के द्वारा निर्यात की जाती है उनमें हैंडीक्राफ्ट की हैं, नमदे हैं, ऊनी गलीचे हैं, संगमरमर है और उससे बनी हुई मूर्तियां हैं, हाथ से छपाई और रंगाई किए हुए वस्त्र हैं, खनिज और इंजीनियरिंग की वस्तुएं हैं। ये सभी राजस्थान के द्वारा अन्य राज्यों को और अन्य देशों को भी इनको निर्यात किया जा रहा है। तो निर्यात की जो प्रोसेस है इसमें कुछ समस्याएं आती हैं और इसके अंदर आने वाली जो समस्याएं उनका जो समाधान है उनके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। आर्थिक समृद्धि और व्यापार का जो बैलेंस है ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। आयात का अनुपात होता है, उसमें कोई भी राज्य जितना भी अधिक निर्यात करता है वो उसकी संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। निर्यात जो वृद्धि होती है इसके क्षेत्र में राजस्थान एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले कर सकता है, यानी कि एक महत्वपूर्ण स्थिति को निभा सकता है राजस्थान। भारत के द्वारा जो निर्यातित वस्तुएं हैं इनमें से राजस्थान के पास में अनेक ऐसी वस्तुएं और कलाएं हैं जिनका उपयोग निर्यात वृद्धि के लिए किया जा सकता है। आवश्यकता क्या है कि इनका अंतरराष्ट्रीय मार्ग के अनुरूप विकास किया जाना ये महत्वपूर्ण पार्ट है। निर्यात योग्य जो वस्तुएं हैं इनमें से जो मुख्य हैं वो खनिज पदार्थ हैं, जैसे मैग्नीज है, माइका है, अब्रक जिसे बोला जाता है। विभिन्न प्रकार की जो कलात्मक हैं, हाथ के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होती हैं, जैसे चमड़े की बनी वस्तुएं होती हैं, हाथी दांत होते हैं, चंदन है, संगमरमर से बनी हुई मूर्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां हैं, सौंदर्य प्रसाधन के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, रंग बिरंगे वस्त्रों का है, गोटा है, किनारी, सलमे, सितारे का काम और विभिन्न प्रकार के जो सिले हुए वस्त्र हैं, ऊन और उससे निर्मित जो वस्तुएं हैं, जवाहरात और जेवर वगैरह, आभूषण वगैरह, ये सभी राजस्थान के द्वारा निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुएं हैं। राजस्थान मुख्य पूरे विश्व के अंदर अपनी विशेष हस्तकलाओं के लिए भी प्रसिद्ध रहा है, जिनका विकास रजवाड़ों के संरक्षण में किया गया था। वर्तमान समय के अंदर नई आवश्यकताओं के अनुरूप इनको विकसित किया जाना भी संभव है और ये कैसे है कि
और प्रोत्साहन की प्राप्ति हो सके, तभी ये आसानी से इनको विकसित किया जा सकता है। तो विदेशी मुद्रा के इनका जब रोजगार की समस्या का समाधान भी हो पाएगा इनसे, और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी हो पाएगी। तो इस तरीके से ये बात थी। और निर्यात के संबंध में जो राजस्थान के अंदर समस्याएं हैं उनकी बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।